तो इस वीडियो के बाद से आप में से काफी सुपर फैंस चाहते थे कि अब आपको व्हाट इफ सीजन 2 के टॉप 15 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जानना है और आज हम इसी की बात करेंगे। तो नंबर 15 टोनी स्टार्क। इस यूनिवर्स में हमें 2012 वाला टोनी स्टार्क देखने मिला, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी बैकवर्ड चल रही है अगर हम इसे मेन यूनिवर्स के टोनी से कंपेयर करें तो। पर एज यूजुअल टोनी इस यूनिवर्स में भी एक जीनियस है। इसने मार्क 7 में ही रिट्रैक्टेबल टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी। इसका सूट ऑफलाइन रहते हुए काम कर रहा था। फिर इसने एक आर्मर बना दिया जो कार भी बन सकती थी। इसने गामोरा की मदद से थैनोस को बीट कर दिया। बेसिकली इस यूनिवर्स में टोनी को हैंड आर्मर्स की जरूरत नहीं पड़ी थैनोस को बीट करने के लिए। नंबर 14 मैंड्रिन। इस यूनिवर्स में भी मैंड्रिन के पास 10 रिंग्स है जिसका यूज करके उसने कई सारी आर्मीज का चैप्टर क्लोज कर दिया था। पर हेमडाल के हिसाब से 10 रिंग्स ऐसी चीज है जो एक गॉड को भी मार सकती है और इस यूनिवर्स में मैंड्रिन ने ऑल फादर ओडिन से फाइट कर रखी है। वैसे हेला के बिना मैंड्रिन 5 सेकंड नहीं टिक पाता ओडिन के सामने, लेकिन एक मोमेंट पर मैंड्रिन के एक पंच ने ओडिन को उसके घुटनों पर झुका दिया था और एक स्काई फादर को टेम्परेरी बेस पर नॉक करना एक बहुत बड़ी बात है। पर आजकल मैंड्रिन हेला के साथ यूनिवर्स में पीस मेंटेन कर रहा है। नंबर 13 स्टार लॉर्ड। अब स्टार लॉर्ड को पता है वो एक सेलेस्टियल का बेटा है और बचपन से वो अपने सेलेस्टियल पावर यूज कर रहा है जैसे मैटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन। इस यूनिवर्स के एवेंजर्स भी टीम बनाकर स्टार लॉर्ड को बीट नहीं कर सकते थे और स्टार लॉर्ड ने तो ऑलमोस्ट इन्हें मौत के घाट उतार ही दिया था, पर वहां पर थॉर आ गया। फिर स्टार लॉर्ड ने ईगो के सीडलिंग को एब्जॉर्ब किया और फिर ईगो को ही मार के रख दिया। पर ये वर्जन ईगो का सिर्फ एक अवतार था। अगर स्टार लॉर्ड ईगो द लिविंग प्लैनेट के असली वर्जन को मारता तो वो पक्का आज की लिस्ट में ऊपर रैंक करता। नंबर 12 थॉर 1602। इस थॉर की स्ट्रेंथ लेवल एसगार्डियन जैसे नहीं है, पर फिर भी ये अपनी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक है। इसके पास म्यूनियर की जगह एक वाइब्रेनियम स्वॉर्ड है और इसकी स्ट्राइकिंग पावर भी काफी अच्छी है। पर 1602 थॉर के पास भले अपनी लाइटनिंग पावर्स हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक सुपर सोल्जर जितनी है, क्योंकि इस यूनिवर्स में थॉर कैप्टन कार्टर से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा था और इसने वंडा के मैजिक को ऑप आउट कर दिया था, लेकिन इस टाइम पर वंडा की एनर्जी ऑलरेडी काफी लो हो चुकी थी। नंबर 11 क्लासिक थॉर। ये थॉर का प्री अवेकन वर्जन था जो स्टार लॉर्ड की यूनिवर्स से बिलोंग करता है, पर इसने सिर्फ अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से स्टार लॉर्ड को नॉकआउट कर दिया था और ईगो के मिनियंस को बीट करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो अकेले निकल रहा था ईगो द लिविंग प्लैनेट को मारने, लेकिन लकीली इसे टीम मिल गई। लेकिन अगर हम इस यूनिवर्स के सारे एवेंजर्स को एक तरफ रखें और थॉर को दूसरी तरफ, तो थॉर बड़े आसानी से सारे एवेंजर्स को बीट करके रख सकता है। पर ये म्यूनियर के भरोसे रहकर बहुत ज्यादा फाइट करता है, तो अगर किसी वजह से म्यूनियर दूर हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया तो थॉर अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाएगा। नंबर 10 ज़ोंबी वंडा। अब सीजन 2 में हमें फिर से ज़ोंबी वंडा देखने मिली और ये भी एक केओस मैजिक यूजर है जो अपने ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकती है। फिर टेलीकिनेसिस, एनर्जी और मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। इसने काहोरी से फाइट भी की थी, लेकिन इस लड़की के स्मार्ट मूव की वजह से ज़ोंबी वंडा कहीं पर टेलीपोर्ट हो गई। पर अगर काहोरी की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर होता जैसे कैप्टन कार्टर, तो वंडा उसे पक्का ज़ोंबी बना देती या फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देती। नंबर 9 ओडिन। मेन यूनिवर्स और व्हाट इफ यूनिवर्स के ओडिन की पावर्स और फीट्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे दोनों वर्जन्स ने 9 रियल्म्स को कॉन्कर किया, हेला को हेल में ट्रैप कर दिया, अपने बच्चों से पावर छीन ली और उन्हें मॉडल बनाकर मिडगार्ड पर फेंक दिया। और दोनों वर्जन्स गंगनीर से अपनी ओडिन फोर्स यूज करता है। पर व्हाट इफ वर्जन ने अपनी रॉ स्ट्रेंथ से म्यूनियर को तोड़ के रख दिया और इसकी स्ट्रेंथ लेवल इतनी अच्छी है कि ये 10 रिंग्स को अपने हाथ में पकड़कर उनकी मूवमेंट को रोक दिया था। और ओडिन अकेले हेला, जिसके पास विड मैनिपुलेशन थी, और मैंड्रिन विद 10 रिंग्स से फाइट कर रहा था। पर पर्सनली मैं बताऊं तो इस यूनिवर्स का ओडिन अपने गंगनीर के भरोसे फाइट कर रहा था। ऊपर से इसे बहुत ज्यादा डी पावर कर दिया था जब ये हेला से फाइट कर रहा था। और 10 रिंग्स यूजर का एक स्काई फादर को नॉक करना, ये बात तो मुझे जरा डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। नंबर 8 हेला। अब थॉर का तो पता नहीं, लेकिन हेला ओडिन से ताकतवर बन चुकी है। टालों में रहकर हेला को पता चल गया कि उसे डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि पीस चाहिए। पर अब हेला फिर से अपने हेलमेट के लिए वर्दी बन चुकी है। गॉडेस ऑफ डेथ से गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई। ये विंड मैनिपुलेशन को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर यूज करती है, इतना कि मॉर्टल होते हुए भी ये ओडिन को बराबरी की टक्कर दे रही थी। और गॉडेस ऑफ लाइफ बनने के बाद भी इसके पास गॉडेस ऑफ डेथ की सारी पावर्स है, पर ये इतनी ड्यूरेबल हो चुकी है कि ओडिन फोर्स से भी इसे कुछ नहीं होता है और इसने ओडिन के गंगनीर को भी छीन लिया था। और अब गॉडेस ऑफ लाइफ का काम है पूरे यूनिवर्स में शांति बनाकर रखना और मैंड्रिन भी उसके साथ है। नंबर 7 ईगो। अब इस सेलेस्टियल का असली रूप हमें देखने नहीं मिला, पर इसके अवतार को बीट करना एवेंजर्स के लिए मुश्किल हो गया था। ईगो पूरी यूनिवर्स को खुद का एक पार्ट बनाना चाहता था और ये अपनी सेलेस्टियल पावर से मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। इवन थॉर तो इसे टच भी नहीं कर पाया। स्टार लॉर्ड ने इसे बीट कर दिया था, पर ये सिर्फ एक अवतार था। अपने प्लेनेट पर ईगो एक वर्चुअल इमॉर्टल बीइंग है और ईगो के असली वर्जन को बीट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईगो पूरे प्लेनेटरी लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। नंबर 6 सर्टर। अब कॉमिक बुक यूनिवर्स हो या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स, ओडिन
ओडिन ने हमेशा सर्टर को बीट किया है, जिसकी वजह से ओडिन के होते हुए सर्टर कभी एसगार्ड पर रैग्नारोक शुरू नहीं कर पाया। लेकिन जिस यूनिवर्स में काहोरी रहती थी उसमें सर्टर शायद ओडिन से पावरफुल था, या फिर शायद उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस फायर डीमन ने ओडिन के रहते हुए एसगार्ड को बर्बाद कर दिया, और वो भी तब जब ओडिन के पास अपनी ओडिन फोर्स होने के साथ टेसरेक्ट भी था, जिसके अंदर स्पेस स्टोन था। इसका मतलब ये नहीं कि सर्टर इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, पर सर्टर अभी भी एक स्काई फादर है जो अपने ट्विलाइट स्वॉर्ड से एक एंटायर रियलम को बर्बाद कर सकता है। ऊपर से इसने अपने यूनिवर्स में ओडिन को मार रखा है, जो एक काफी अच्छी फीट है। नंबर 5, काहोरी। ये लड़की एक दिन टेसरेक्ट वाले पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से स्काई आइलैंड में टेलीपोर्ट हो गई और इसे सुपर नेचुरल पावर्स मिली, जिससे तेज भागना, टेलीकिनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन और फोर्स फील्ड जनरेशन। काहोरी ने इजीली स्काई आइलैंड के पोर्टल गेट की पोजीशन को चेंज कर दिया था। फिर इसने म्यूनर को सिर्फ अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से उठा लिया, जो प्रूव करता है कि ये लड़की एक हाई लेवल की टेलीकिनेसिस यूजर है। इसने स्ट्रेंज की डीमन एनर्जी को भी अपने एबिलिटी से रोक रखा था, और साथ में स्ट्रेंज के पोर्टल गेट की एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और अभी तक काहोरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब ये लड़की हमें फ्यूचर में दिखेगी ये और पावरफुल बनकर सामने आएगी, क्योंकि अभी से ये स्ट्रेंज सुप्रीम के मैजिक को बराबरी की टक्कर दे रही थी। पर कुछ सुपर फैंस इस बंदी को इन्फिनिटी स्टोन यूजर से पावरफुल समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ किलमोंगर को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देने से ये उससे पावरफुल नहीं बन जाती। इसने किलमोंगर को बस उसके सूट से अलग किया था, जो कोई भी स्पेस रिलेटेड पावर वाला कैरेक्टर कर सकता है। अगर यह इन्फिनिटी अल्ट्रॉन होता तो काहोरी उसे कभी टेलीपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वाइब्रेनियम सूट विजन की बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड था। यह अगर ये लड़की सेम मूव यूज करती तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन स्टोन के साथ टेलीपोर्ट होता, या फिर वो 2 सेकंड बाद काहोरी का एग्जिस्टेंस ही मिटा कर रख देता। नंबर 4, वंडा मर्लिन। ये बंदी 1602 यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सोर्सरर है। ये भी एक क्योस मैजिक यूजर है, लेकिन ये अभी तक अपने मैजिक को उसके फुल पोटेंशियल पर लेकर नहीं गई है। लेकिन फिर भी मर्लिन के फीट्स बहुत अच्छे हैं। इसने कैप्टन कार्टर को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया था। इवन वॉचर भी वंडा की पावर्स को सेंस नहीं कर पाया था, और ऐसा करना बहुत बड़ी लेवल की फीट है, क्योंकि मेन यूनिवर्स की स्कारलेट विच ने तो डार्क होल पढ़ रखी है, फिर भी वो दूसरे यूनिवर्स के बीच टेलीपोर्ट गेट नहीं बना सकती। ऐसा करने के लिए उसे अमेरिका चावेस की पावर्स चाहिए थी, पर मर्लिन बिना किसी एडिशनल पावर्स के 2 यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। फिर इसने उस टाइम पोर्टल पर शील्ड बना रखी थी, जिसकी वजह से कोई भी उस पोर्टल के अंदर नहीं जा रहा था। पर काफी सुपर फैंस बोल रहे हैं कि थॉर ने इसे ओप आउट कर दिया था। अब देखो, मैं भी थॉर का एक कट्टर फैन हूँ, पर हम थॉर के किसी भी वर्जन को पावरफुल होने का टैग नहीं दे सकते। वंडा मर्लिन पोर्टल को ब्लॉक करते हुए इतनी थक गई थी कि वो थॉर की लाइटनिंग को रेजिस्ट नहीं कर पाई। अगर यह पोर्टल ना खुलता और वंडा को सिर्फ थॉर को रोकना होता तो शायद थॉर की लाइटनिंग से वंडा को कुछ भी नहीं होता। शायद वो थॉर की लाइटनिंग को ही मैनिपुलेट कर देती। नंबर 3, इन्फिनिटी किलमोंगर एंड थैनोस। जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन होते हैं वो कैरेक्टर अपने आप पावरफुल बन जाता है, और एक यूनिवर्स में तो थैनोस और किलमोंगर दोनों के पास इन्फिनिटी स्टोन थे। मतलब ये चाहे तो यूनिवर्स को बर्बाद करके फिर से बना सकते थे, या फिर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की तरह पूरे मल्टीवर्सल लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। पर किलमोंगर ने थैनोस को मार दिया, और इन्फिनिटी स्टोन यूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट किलमोंगर को पोज मारने की जल्दी थी, इसलिए काहोरी ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन काहोरी की ओर से एक स्मार्ट मूव था। अगर थैनोस और किलमोंगर एक फेयर फाइट करते तो शायद वो कई गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। नंबर 2, कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन एंड वेपन्स। अब एंटायर सीजन 2 कैप्टन कार्टर पर काफी ज्यादा फोकस था। वैसे तो ये सुपर सोल्जर ही है, इसलिए इसकी पावर्स की एक लिमिट है, पर स्ट्रेंज से फाइट करते समय इसे किलमोंगर का आर्मर मिल गया, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन लगे हुए थे। मतलब ये अब स्पेस, टाइम, रियलिटी, सोल, पावर एंड माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है, या फिर चाहे तो स्नैप करके यूनिवर्स को बर्बाद करके फिर से बना सकती है। पर बाद में इसे और पावर अपग्रेड मिले, जहाँ इसके पास अब ग्रीन कलर की स्वॉर्ड है जिसमें से एनर्जी प्रोजेक्शन होती है। फिर हेला का हेलमेट मिला जिससे नेक्रोसॉर्ड फेंक सकती है, स्पेयर गन्नेर भी है, और कुछ एडिशनल वेपन्स भी है। वैसे ये सारे वेपन्स इन्फिनिटी स्टोन के सामने खिलौने जैसे है, लेकिन फिर भी स्टोन्स और वेपन्स को लेकर कैप्टन कार्टर मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल स्ट्रेंज वेरिएंट से फाइट कर रही थी। लेकिन फाइनली नंबर 1 पर है स्ट्रेंज सुप्रीम। स्ट्रेंज सुप्रीम सीजन 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सीजन 1 में स्ट्रेंज थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था इन्फिनिटी स्टोन के सामने, लेकिन सीजन 2 में इन्फिनिटी स्टोन से कुछ नहीं हो रहा था। इसने इजीली पावर स्टोन और काहोरी की एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया था। फिर ये मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। इसने ना जाने कितने यूनिवर्स किलर्स को पकड़ रखा था। फिर एक मोमेंट पर इसने रियलिटी स्टोन की एबिलिटी को भी सरपास कर दिया। इस फाइट से इतना तो समझ गया कि स्ट्रेंज को 1 या 2 इन्फिनिटी स्टोन से कुछ नहीं होता है। इसे अगर इन्फिनिटी स्टोन से बीट करना है तो सीधा स्नैप कर दो। पर स्ट्रेंज के अंदर बहुत ज्यादा पछतावा है, इसलिए अब उसके अंदर डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने कुछ टाइम के लिए स्ट्रेंज की बॉडी को ओवरटेक कर दिया था, और फिर ओडिन के गंगनीर को राख बना दिया, म्यूनर को चबाकर तोड़ दिया। ये डीमन फॉर्म तो इन्फिनिटी स्टोन यूजर को भी कई सारे सिचुएशन में बीट कर सकता है। पर फिर
स्ट्रेंज ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, पर एटलीस्ट यूनिवर्स फिर से बन गया। पर अब कुछ कैरेक्टर्स है जिन्हें हमने आज की लिस्ट में ऐड नहीं किया, जैसे वॉचर और लोकी, क्योंकि इन दोनों ने इंटरफेयर नहीं किया किसी भी मैटर में। फिर हैप्पी होगन, हल्क और हाइड्रा स्टॉर्म पर भी लिस्ट में जगह नहीं बना पाए क्योंकि इनके पास कोई अच्छी फीट्स नहीं है। लेकिन यही थे सीजन 2 के टॉप 15 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। अब अगर आपको लगता है किसी कैरेक्टर को लिस्ट में आना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने व्हाट इफ रिलेटेड सुपर बैटल नहीं देखी है तो इस पर क्लिक कर सकते हो।